Hello and a very warm welcome to all the book lovers out there. This is your favorite bookworm विकास मुनोत. जी हाँ, मैं फिर हाजिर हूँ अलका जोशी की बुक द हेना आर्टिस्ट लेके. अभी मैं अलका याग्निक बोलने वाला था क्योंकि अलका याग्निक इज माय फेवरेट सिंगर, तो अलका बोलते मुझे अलका याग्निक ही याद आता है. एनीवेज, सो पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे लक्ष्मी की ज़िंदगी में एक बवंडर आता है. उसके हस्बैंड जो पास्ट 15 ईयर्स से उसके साथ नहीं रहती है, वो आ जाता है अचानक ढूंढते उसको. और हस्बैंड तो आता है मगर उसके साथ एक लड़की को लाता है जिसे वो लक्ष्मी की बहन बताता है. और फिर लक्ष्मी को पता चलता है कि जिस साल वो गांव छोड़ के अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग गई थी, उसी साल उसकी एक छोटी बहन पैदा हुई थी. तो हस्बैंड को तो पैसे दे के वो वहाँ से भगा देती है, मगर उसकी छोटी बहन है वो अभी लक्ष्मी की जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि लक्ष्मी के माँ बाप चल बसे. अब आगे, अगले दिन सुबह मैंने राधा को उठाया, उसे अच्छी तरह से स्नान करवाया, मेरी एक सलवार कमीज़ उसको पहनने के लिए दी. मगर मुझे पता चला कि वो उसके लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि राधा तो बहुत छोटी थी उम्र में. तो मुझे उसको टेलर के पास ले जाना पड़ा. ले जाके उसके नाप के कपड़े सिलवाने का ऑर्डर दिया मतलब. और उसके बाद मैंने मालिक और राधा को घर भेज दिया. तो समीर जिस गोरी मेम साहब का जिक्र कर रहा था, मुझे लगा मैं खुद जाके उससे मिलाऊं. तो मैं चलते चलते वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे मुझे मिसेस हैरिस से मिलने का मौका मिला. तो मैंने पूछा मिसेस हैरिस से कि वो कितने महीने प्रेग्नेंट हैं. और वो बेचारी बहुत डरी घबराई हुई थी. तो वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी. मैंने 2-3 बार उससे पूछ के कंफर्म किया कि वो 4 महीने ही प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसको अपना बच्चा गिराना था. उसका कारण ये कि उसके हस्बैंड के साथ एक इंडियन गोल्फ खेलता था और उस इंडियन और मिसेस हैरिस के बीच में अफेयर शुरू हो गया. और फिर ये बच्चा, तो मिसेस हैरिस को लगा कि वो ये बच्चा शायद उस इंडियन बॉयफ्रेंड का हो सकता है या फिर उनके हस्बैंड का भी हो सकता है. उनको पक्का पता नहीं है. तो उनको डर ये था कि अगर ये बच्चा इंडियन हुआ और लुक्स वाइज भी वो इंडियन निकला तो उनके घर में तो एकदम रिजेक्ट कर देंगे और इनको घर से बाहर निकाल देंगे. सो समहाउ शी वांटेड टू अबॉर्ट दिस चाइल्ड. डॉक्टर्स के पास जाने से बेइज्जती होगी, तो इसलिए अपने सोर्सेस से पता किया. फिर समीर मुझे आके उनका एड्रेस वगैरह दिया. तो उन्होंने कंफर्म किया, जैसे मैं बता रही थी, कि 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं. तो मैंने उनको 3 सैशेस दिए जो एक हर्बल टी होती है. मैंने बोल दिया कि 1 लीटर पानी में 1 सैशे डाल के अच्छी तरह से बॉईल करना है और हर 1 घंटे में 1-1 कप पीना है. 2 सैशेस काफ़ी है, मगर 3 सैशेस रख के गई मैं उसके पास. और मैंने उनको ये भी बताया कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर को बुला लें, नहीं तो पूरी ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए तभी डॉक्टर को बुलाएं और डॉक्टर समझेंगे कि नेचुरली मिसकैरेज हो गया है. तो ये बता के मैं आ गई. मैं थक के बहुत चूर हो चुकी थी और उस रात खाना खा के राधा और मैं बातें करने लगे. राधा से मुझे ये पता चला कि उसको कैसे गांव में कलमुई, बदकिस्मत लड़की और न जाने क्या क्या नाम बोल के बुलाते थे. गांव में फसल खराब होती थी तो बोलते थे राधा का ही ये काम है, उसकी नज़र पड़ी इसीलिए वो फसल खराब हो गई. एक बार तो गांव का मुखिया का बेटा मर गया. सब ने सोचा कि राधा ने कुछ कर दिया, काला जादू कर दिया, और लोग लकड़ियों से मारने आ गए उसे. बेचारी 3 दिन तक पीपल के पेड़ पे बैठी रही, जब तक कि एक ट्रैवलिंग डॉक्टर आके ये बोला कि वो बच्चा मलेरिया से मरा है. तब कहीं जाके लोगों ने उसका पीछा छोड़ा. मुझे बहुत बुरा लगा कि
इतनी छोटी सी उम्र में उस बेचारे ने कितना सहा है। हद तो तब हो गई जब राधा ने मुझे ये बताया कि जब माँ की मौत हुई तो 2 दिन तक वो राधा मतलब किसी को बोल भी नहीं पाई। वो घर में ऐसे ही दुबक के बैठी रही माँ की लाश के पास। हम ये बातें करके बहुत थक गए थे, फिर सो गए। आंख लगी ही थी कि अचानक दरवाजे पे खट 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 बहुत आवाज, तेज आवाज आने लगी। मैंने फटाक से उठ के दरवाजा खोला और सामने वाले आदमी को देख के सन रह गई। वहां देखा तो समीर खड़ा था और उसके पीछे पीछे डॉक्टर कुमार, और वो एक इंसान को उठा के लेके आ रहे थे। तो समीर फट से अंदर आया और बोला कि मिसेस हैरिस, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है लक्ष्मी। तो फटक से राधा को मैंने उठाया और मिस हैरिस को खाट पे सुलाया। और फिर मुझे पता चला कि उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है और वो हाथ पैर इधर उधर मार रही थी, तड़प रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो राधा भी फटाक से उठी और फिर मैंने उनको एग्जामिन किया। मगर इतना शोर शराबा सुन के मिसेस अयंगार, जो हमारी मकान मालकिन है, ऊपर आई और ने पूछा, लक्ष्मी क्या हुआ? तो फट से राधा, जब तक वो मकान मालकिन अंदर आ पाती, फट से खाट में मिसेस हैरिस के बाजू में सो के कम्बल ओढ़ लिया, उन दोनों को कवर कर लिया। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन है, उसको पेट में बहुत दर्द है, इसलिए वो थोड़ा कर रही। तो राधा भी जोर जोर से चिल्लाने लगी जैसे उसके पेट में दर्द हो। और अयंगार ने पूछा, ये लोग कौन है? तो मैंने बोला ये डॉक्टर्स हैं। तो फिर वो चली गई अयंगार। जैसे अयंगार गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया और राधा को बोला, आ जाओ बाहर। उस लड़की की प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के मैं तो सन रह गई। इतनी सी उम्र में उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, फिर भी उस समय मिसेस अयंगार जैसे आए, वो कम्बल ओढ़ लिया और मिसेस हैरिस को भी ओढ़ा दिया। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ अपनी बहन के ऊपर। तो मैंने बोला राधा से कि थोड़ा कैमोमाइल, मिंट लीव्स वगैरह जल्दी से एक गर्म पानी में उबालो। वो जैसे वो उसने उबाला, मैंने उसका पेस्ट बनाया, फिर एक कपड़े में बांध के मैं हैरिस को माथे पे लगाया, फिर उनके पेट पे। तो बस थोड़ी देर में उनका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। और जब मैंने ये पोटली जो डॉक्टर कुमार के हाथ में थमाई, तो वो बोले, ये बहुत गर्म लग रही है ये पोटली। ये गर्म इसलिए कि बॉडी का तापमान जो पूरा है वो ये खींच लेता है, मिंट और कैमोमाइल। ये मैंने मेरी सास से सीखा था, आज काम आया। तो उतने में समीर जो गया था वापस आया, डॉक्टर को ढूंढने के लिए गया था, तो वो वापस आया और वो बोला कि ठीक है, एक डॉक्टर है मेरा फ्रेंड है गोला, उसकी क्लिनिक अभी खुली है, हम उसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो समीर लेके गया। फिर हम जैसे तैसे सब कुछ थोड़ा क्लीन करके फिर सोने लगे। और मैंने राधा को खूब शाबाशी दी उसकी उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए। नहीं तो न जाने उस रात मिसेस अयंगार आई थी तो पता नहीं क्या हो जाता। अगले दिन सुबह उठ के उस खाट को अच्छी तरह से धोए, क्योंकि उस पर बहुत सारा ब्लड था, तो घी मिट्टी वगैरह सब लगा के उसको साफ करना पड़ा। तो हमने साफ किया। और उस दिन मैंने राधा को अपने साथ ले जाने की डिसाइड किया, और मैंने अपने फर्स्ट क्लाइंट से उसे मिला। मतलब राधा का वो फर्स्ट विजिट था मेरे क्लाइंट के पास। तो ये थी कांता अग्रवाल, और उनके हस्बैंड हैं मानू। कांता एक 25-26 साल की उम्र की एक महिला है। और जैसे ही मैं अंदर गई तो कांता ने बहुत एक्साइटेडली हमका वेलकम किया। और उसके रूम में जाते ही कांता ने बोला, हाँ बोलो लक्ष्मी, क्या मानू को अपनी इच्छा, मतलब उसकी इच्छा पूरी होगी? क्या मानू की मुराद पूरी होगी? तो जैसे ही बोल के वो दरवाज़ा बंद करने लगी, उतने में कांता की सास भी अंदर आ गई। वो बोली, हाँ लक्ष्मी बोलो, क्या मानू की मुराद पूरी होगी? क्या मुझे एक पोता मिलेगा? तो
फिर वो सास बहू के बीच में नोकझोंक शुरू हुई। तो उनकी कंप्लेंट्स थी कांता की ड्रेसिंग को लेके, और बच्चा ना हो पाने का एक गम और एक कंप्लेन। तो जैसे ही वो सास रूम से निकलने को तैयार नहीं थी, वो डांट रही थी, तो कांता को मैंने देखा, उसको चेहरा एकदम सैड हो गया। तो मैंने बोला ठीक है माँ जी, आप हमें अकेला छोड़ेंगे तभी तो मैं कांता के ऊपर काम कर पाऊंगी, उसको कुछ मेडिसिन दे पाऊंगी, हम काम कर रहे हैं, हो जाएगा। ऐसे बोल के मैंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की। तो बोले हाँ हाँ जा रही हूँ। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। नौकर बाजू मतलब एक 60-70 साल का आदमी, बहुत ही सीधा, बहुत ही ठंडा आदमी, हार्ड वर्किंग, मगर उनकी कांता की जो सास है उसको तो कंप्लेन करने की आदत सी थी। तो वो शुरू हो गई, अरे ओ बाजू, कहाँ मर गया साला, पूरे दिन इस घर की रोटी खाता है, घी खाता है, काम नहीं करता, मेरी छाछ कहाँ है। जैसे ही वो बाहर गई, हमने कांता को मेहंदी लगानी शुरू की। उसके पेट पे हमने पैटर्न्स बनाए। फिर राधा ऐसे ही बैठी देख रही थी। तो कांता ने बोला, अरे लक्ष्मी ये कौन है, तुमने इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो मैंने कांता और राधा को इंट्रोड्यूस करवाया, और कांता ने राधा से कहा कि ठीक है, जब तक तुम्हारी बहन मेहंदी लगा रही है, इस शेल्फ्स में बहुत सारी बुक्स हैं, तुम एक कोई भी बुक लेके रीड करो ज़ोर से, मैं सुन रही हूँ। राधा की इंग्लिश अच्छी थी, क्योंकि वो बाबूजी की स्कूल पे वो पढ़ाती थी बच्चों को, और ख़ुद भी स्कूल जाती थी, वो अच्छा खासा पढ़ भी लेती थी। तो कांता बहुत इम्प्रेस हो गई। बस फिर कांता और राधा के बीच में एक अच्छी दोस्ती सी डेवलप होने लगी। और कांता ने बोला कि राधा, तुम कभी भी कोई भी बुक बोरो कर सकती हो, बस हाँ ये ध्यान रहे कि लेडी चैटरलीज लवर्स जो बुक है वो शेल्फ में सबसे नीचे होनी चाहिए, और भगवत गीता की बुक सबसे ऊपर रखी होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सास आके देखे कि मैं लेडी चैटरलीज लवर्स पढ़ती हूँ। ऐसे बोल के वो मुस्करा दी। राधा उतनी बड़ी नहीं थी कि वो समझ सके कि लेडी चैटरलीज लवर्स क्यों नीचे रखनी चाहिए या इसमें क्या बुराई है, मगर उसने सुन के हाँ भर दी। तो बस कांता का पूरा काम खत्म करके हम लोग निकल पड़े मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के घर की ओर। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, उनकी बेटी शीला शर्मा, जी हाँ वही शीला शर्मा जिसकी शादी की बात मैंने पार्वती के बेटे से चलाई। मगर शर्मास को पता नहीं है
कि मैंने ऐसी बात की है। हम उस दिन वहाँ का जो मंडला है उसे डेकोरेट करने जा रहे थे। जो उस रात एक फंक्शन है उसके लिए तैयार किया जा रहा था। उस फंक्शन में शीला शर्मा अपना गीत पेश करने वाली थी। तो हमने बहुत सारा काम किया और मंडल पूरा बना दिया। और उसके बाद उनके जो कुक्स होते हैं उनसे मैंने जाके बात की, पानी पीने के बहाने पता लगाने की कोशिश की कि शीला शर्मा के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं या नहीं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और उसकी मैरिज की बात कब कहाँ तक बढ़ी है। तो जितने भी आंसर्स मुझे मिले मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगा कि बहुत डिमांड है उस लड़की की, मगर अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी समीर का बेटा यानी रवि और शीला शर्मा की शादी पक्की हो जाए ताकि मुझे अपना कमीशन मिल जाए। बस यही सोच रही थी। तभी मैंने मालिक को बोला कि ठीक है चलो अब तांगा बुलाओ, हम चलते हैं। तो मालिक तांगा बुला के एक दो काम निपटा के आया और मैंने देखा कि उसके कान से खून बह रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ मालिक? तो बोला आंटी बॉस, आपने अपने बिल्डर को देने के लिए 200 रुपये दिए थे, मैं गया देने के लिए। वो बोला ये 250 जैसे चिल्लर पैसा कौन लेता है बे, बोल के मेरे मुंह पे 200 रुपये मार दिए और मेरे कस के छापट मारा। उसने बोला कि बराबर पेमेंट करो और फटाफट टाइम पे करो, नहीं तो घर बराबर नहीं बन पाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आया अपने बिल्डर नारायण पे। उसकी ये मजाल कि वो हाथ उठा दे एक बच्चे के ऊपर। जैसे तैसे करके मैंने मालिक के कान की पट्टी की और फिर उसे घर जाने के लिए कहा। अगले दिन मैं अपने घर पे समीर का इंतजार कर रही थी और जैसे ही समीर आया तो मैंने बोला कि समीर मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। समीर बोला हाँ बोलो क्या है। तो मैंने कहा कि देखो मेरा घर बन रहा है और अपने बिल्डर को मुझे पैसे देने, सारी बात बताई। तो समीर ने बहुत कोशिश की कि हेल्प करने की फिनेंशियली, मगर मैंने कहा ये नहीं है मेरा हेल्प, बस ये है कि तुम कैसे भी करके उससे मुझे 2 महीने की मोहलत दिला दो, तब तक मैं उसको दे पाऊंगी पैसा। तो समीर ने पूछा कि कौन है बिल्डर? मैंने बोला कि नाराया। तो समीर बोला ठीक है, मिस्टर गुप्ता जो हैं वो एक बड़ी सी हॉस्टल बना रहे हैं सिटी में, वहाँ पे 150-200 टॉयलेट्स बनवाने हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो बिल्डर है उसको ये काम दे देंगे ताकि 2 महीने तक उसको पेमेंट आता रहेगा और वो तुम्हें पैसे के लिए तंग नहीं करेगा। तो बस काम फिक्स हो गया। तो समीर मेरे घर के चूँकि वो मेरे नए घर पे था तो वो मेरे फ्लोर पे बने पैटर्न सब देख रहा था, डिज़ाइंस। तो उसने बोला कि लक्ष्मी मुझे लगता है कि तुमने इसमें अपना नाम छुपा के रखा है इस डिज़ाइन में कहीं। तो मैंने बोला हाँ, मगर तुम्हें पहचानना होगा इस डिज़ाइन में मेरा नाम कहाँ है। नहीं पहचान पाए तो मेरा एक और फेवर करना पड़ेगा तुम्हें। तो वो देखा, बोला नहीं भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा है, अब तुम बता दो क्या फेवर है, क्योंकि मैं तो हार गया। मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम कैसे छुपा है, मगर छुपा है वो बस मुझे पता है, मगर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि देखो समीर, मैंने सुना है कि महारानी लतिका को मेरी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी या मेरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। समीर बोला किससे सुना है? मैंने कहा तुम्हारी वाइफ से। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं मुझे बस ये है कि तुम ठीक से जो बराबर लोग हैं, राइट पीपल, क्या तुम भी मेरे नाम का एक शब्द कहीं हवा में छोड़ दोगे ताकि वो सही कानों तक पहुंच सके? तो समीर सोच रहा था, वो ये नहीं सोच रहा था कि सिफारिश करूं या ना करूं, वो ये सोच रहा था कि किससे करूं और कैसे करूं। तो ठीक है,
और मैंने बोला कि देखो तुम ये 2 फेवर करो, मेरे पास भी एक फेवर है तुम्हारे लिए। तो वो बोला वो क्या है, मेरे मतलब तुम मेरे लिए क्या फेवर कर रही हो, क्या है? तो मैंने बोला कि देखो जो वो रामबाग वाला पैलेस है, अपना पूरा ईगो सब छोड़ के शर्मा के पास जाओ और बोलो कि तुम ही उसके लिए राइट आर्किटेक्ट हो। शर्मा ही, जैसे कि आपको पता होगा, वही रामबाग पैलेस का बिल्डर है, राजा ने उसी को चूज किया है। शर्मा जो शीला शर्मा के फादर हैं। तो समीर ने कहा कि मगर लक्ष्मी, शर्मा के पास तो अपने खुद के आर्किटेक्ट्स हैं। हाँ है, सेकंड रेट, मगर हैं। तो मैंने कहा कि होंगे, मगर राजा को तो तुम ही से काम करवाना है। मैंने समीर को नहीं बताया कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ मिली। कांता, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी, उसका हस्बैंड मानू पैलेस में फैसिलिटी मैनेजर है। उसका ये काम होता है कि पैलेस में किसको क्या काम करवाना है, किससे क्या काम करवाना है, किसको क्या काम सौंपना है, सब मैनेज करना उसका होता है। अब राजा की मर्जी है कि समीर उस पैलेस का आर्किटेक्ट बने और शर्मा उसका बिल्डर रहे। मगर शर्मा समीर की वजह और किसी आर्किटेक्ट को हायर करने के लिए ट्राई कर रहे थे। अब राजा खुद तो बोलेंगे नहीं, और मानू को बोलते थे तो मानू फंस गया। वो शर्मा को भी कन्विंस नहीं कर पा रहा था और राजा को भी कन्विंस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो मानू की भी हेल्प हो जाएगी और शादी से पहले शर्मा और सिंह की बिजनेस पार्टनरशिप भी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इनकी शादी बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि वो समझ पाएंगे दोनों कि एक बिजनेस पार्टनरशिप अगर रिलेशन में तब्दील होती है तो उनकी बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकती है। शर्मा कंस्ट्रक्शंस एंड सिंह आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनिंग। तो समीर ने ठीक है चलो समझो तुम्हारे दोनों फेवर हो गए, थैंक्स फॉर द फेवर बोल के वो अपनी गाड़ी में निकल गया और मैं भी घर आ गई। 1 महीने बाद उस दिन हम सब सारी चीजें रेडी करके सिंह पैलेस की ओर जा रहे थे। जैसे कि पार्वती ने कहा था, उन्होंने एक मेहंदी पार्टी रखी है रवि के सारे दोस्तों के लिए, और शेक्सपियरियाना ड्रामा ग्रुप है जो आज परफॉर्म करेगा उनके वहाँ। और परफॉर्मेंस का टॉपिक है ओथेलो, शेक्सपियर का प्ले, और उसमें ओथेलो का रोल प्ले कर रहा है रवि। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे थे, बहुत सारी सेवरीज, बहुत सारी स्वीट्स, मेहंदी। जब मैं अपने सास के पास थी तो मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो किसी को बच्चा ना हो रहा हो उसके लिए दवाई, कोई प्रेग्नेंट ना हो जाए उसके लिए दवाई, किसी की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है उसके लिए दवाई, और जनरल छोटे मोटे रोग बुखार उसके लिए दवाई। सो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स का यूसेज मुझे पता चला अपनी सास से। और जब मैं आगरा गई थी तो वहाँ पे ये जो प्रोस्टिट्यूट्स थी, जो फॉरेन की प्रोस्टिट्यूट्स थी, तो वो अबॉर्शन करने के लिए बहुत सारे क्रूड तरीके अपनाती थी, जिनसे उनको भी बहुत तकलीफ होती थी और बहुत सारे दिन उनको रेस्ट करना पड़ता था और रिस्क जान का भी ज़्यादा था। तो मैंने उनके बीच अपनी सास की जो दवाइयाँ थी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे, उनको पॉपुलराइज करना शुरू किया, और उनसे बदले में मैंने उनके मेहंदी के पैटर्न्स, मेहंदी के इंग्रेडिएंट्स सब कुछ सीखा। और इन्हीं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करते करते ही मुझे समीर का परिचय मिला, क्योंकि समीर आगरा आता जाता रहता था बिजनेस के सिलसिले में, और जब भी वो आगरा जाता था वो इन्हीं कोठों पर जाके
कृषि प्रोस्टिट्यूट के साथ रातें गुजारा करता था। तो तभी उन्होंने मेरे बारे में बताया, मेरे कॉन्ट्रासेप्टिव चाय के बारे में बताया। फिर समीर ने मुझसे बात की और उसी ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जयपुर आऊँ। उसका तर्क ये था कि जयपुर आके मैं अपनी मेहंदी का बिजनेस हाई क्लास औरतों के बीच में चला सकती हूँ, जैसे कि उसकी खुद की वाइफ है। फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इंट्रोडक्शन होता जाएगा और एकदम चुपके से धीरे से मैं अपनी ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव चाय है जो बच्चे ना होने के लिए दी जाती है, वो मैं समीर और उसके फ्रेंड्स को, हाई सोसाइटी के मर्दों को बेच सकूं, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स या कॉन्कुबाइंस को दे सकें। तो इसी सिलसिले में जब मैं जयपुर आई तो पार्वती बहुत ट्राई कर रही थी सेकेंड टाइम कंसीव करने की, मगर हो नहीं पा रहा था। वो मुझे बोली कि बच्चा नहीं हो रहा है सेकेंड टाइम। तो मैंने उसको अलग अलग जड़ी बूटियों की मिठाइयाँ, नमकीन वगैरह बराबर टाइम पे खिलाए और एक ही साल में उसने एक बेटे को जन्म दिया। वही गोविंद है। तो आज भी जब भी गोविंद को देखती है पार्वती, और वो मुझे बोलती है कि गोविंद तो तुम्हारे जादू से हुआ है लक्ष्मी। तो इसी कड़ी में फिर काफ़ी नाम जुड़ते गए। पार्वती के फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, सब लोग अपॉइंटमेंट्स लेने लगे। मेरा बिजनेस ग्रो होता गया। तो 10 साल के बाद आज मैं पार्वती सिंह के घर पे एक पार्टी है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी उनको चाहिए सब रेडी करके लेके जा रही हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए और देखे पार्टी में सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खाना एंजॉय कर रहे थे। तो लड़कियाँ सारी लाइन लगा के बैठी थी। राधा का काम था कि सबके हाथों में लौंग का तेल लगा के उनको सॉफ्ट बनाना, और फिर एक एक करके वो आके मेरे पास बैठ के मेहंदी लगाया करती थी। तो शीला भी उस क्राउड में थी और सब लोग बहुत शीला की तारीफ़ कर रहे थे। शीला भी बहुत प्राउड फील कर रही थी और बहुत ही शो ऑफ भी कर रही थी अपना सिंगिंग टैलेंट। दूसरों की खिल्ली उड़ा रही थी, दूसरों के गाने का मजाक उड़ा रही थी। तो उस दिन महाराजा आने वाले थे और शीला का सिंगिंग परफॉर्मेंस भी था। तो जैसे ही हमारा मेहंदी का पूरा ख़त्म हुआ, हम लोग सब अपना टिफ़िन बॉक्सेस और जो भी है लेके आए थे वो सब धोने के लिए किचन गए। तो वहाँ पे धोने के बाद गैलरी से मैंने दिखाया राधा को, जो बड़े लोग हैं, समीर था, मानू, महाराजा। तो मैंने सबका इंट्रोडक्शन मतलब मैंने सबको, मतलब उसको दिखाया छत के ऊपर बालकनी से कि ये राजा है, ये समीर है, ये वो। तो राधा को बहुत अच्छा लगा और बहुत आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसने इतना पैसा, इतना ग्रैंडियर, इतनी हाई फाई पार्टीज पहले देखी नहीं थी। तो जैसे हम लोग जा रहे थे, समीर ऊपर देखा, उसने हमें देख लिया मतलब, तो वो तुरंत ऊपर आया और हमसे बातें करने लगा। फिर वो मुझे पास वाली लाइब्रेरी में बुला के लेके गया। तो मैंने राधा से कहा ठीक है तुम मालिक के साथ जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो जैसे हम लाइब्रेरी में गए, समीर ने मुझे एक बहुत कीमती सी एक घड़ी दी। उस घड़ी में हीरे जड़े थे, गोल्ड वॉच थी, उसका एक ढक्कन है वो खुलता है, फिर उसके बाद उसमें टाइम देखनी पड़ती है। बहुत ही कीमती और बहुत ही एक्सक्लूसिव सी घड़ी थी। उसने कहा कि वो मेरे लिए बनाया है ऐसे प्रेजेंट। इससे पहले मुझे किसी ने भी इतनी महंगी गिफ्ट नहीं दी थी, महंगी तो छोड़ी गिफ्ट भी नहीं दी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि समीर मुझे क्यों वो गिफ्ट दे रहा है, मगर उसने दी। और फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम कल रामबाग पैलेस सुबह ठीक 11 बजे महारानी लतिका से मिलने चली जाना। वो बात कर ही रहा था कि मैंने देखा एक कोई लाइब्रेरी के डोर के पास खड़ा है, और फट से जैसे मैंने मुड़ के देखने की कोशिश की कि वो कौन है, वो इंसान जा चुका था।
तो थोड़ी देर के बाद समीर चला गया। फिर हम लोग वैसे सब कुछ खाना वाना खा के वहाँ से निकलने ही वाले थे कि पार्वती आई। पार्वती आके मैंने बोला ठीक है हम जा रहे हैं, उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद मालिक आया और बोला कि आंटी बॉस आपको मैडम लाइब्रेरी में बुला रही हैं। तो मैं जैसे गई तो देखा पार्वती बहुत गुस्से में थी। मैंने बोला हाँ पार्वती जी बोलिए क्या। उसने बोला कि ये कौन है तुम्हारे साथ जो लड़की है। मैंने कहा ये मेरी बहन है राधा। बोले अच्छा तुम मेहंदी का काम करती हो और अपनी बहन से पैसे वाले लड़कों को फांसती हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लगा मैंने ठीक से सुना नहीं, मगर मैंने ठीक से ही सुना था। तुम्हारी बहन की ये मजाल कि वो मेरे लड़के से बिना मतलब की बात करे और उसे रुझाए। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राधा तो किसी बात भी नहीं करती जी, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। ऐसे कैसे गलत फहमी हो गई है? मैंने देखा है अपने लड़के के शरीर पे जो पेंट था ड्रामा के मेकअप वाला, वो सेम पेंट तुम्हारी बहन के गाल पे और हाथों पे भी देखा मैंने। ये कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला नहीं कुछ गलत फहमी हुई होगी। तो मैंने बोला कि शायद रवि साहब ने उससे कुछ बात की हो। तो पार्वती बोल रही है लड़कों का तो काम है, वो लड़कों का तो नेचर है, वो लड़कियों को छेड़ेंगे बात करेंगे, मगर ये लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़कों से दूर रहे। क्या उतनी भी तमीज़ नहीं है तुम्हारी बहन में? तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं अपनी बहन से बात करूँगा। फिर बोली अच्छा समीर और तुम क्या कर रहे थे लाइब्रेरी में? मैंने बोला कि नहीं, समीर ने बस बोला कि अच्छा था तुम्हारा मेहंदी, सबको अच्छी लगी, थैंक यू बोल रहे थे और कुछ नहीं। तो बस वो ठीक है करके बोली। फिर राधा आई, मैंने राधा को बुलाया, इधर आओ राधा। फिर मैंने पूछा राधा से कि क्या तुमने रवि साहब से कुछ उल्टी सीधी बात की? तो राधा ने बताया कि नहीं जीजी, मैं तो खाना खा के प्लेट रख रही थी, तभी वो रवि साहब आए तो मैंने बोला उन्होंने पूछा कि ड्रामा एंजॉय किया? तो मैंने बोला हाँ एंजॉय किया। मैंने उनको बोला कि आप ओतेलो का रोल कर रहे थे, ओतेलो किंग बोल रहे थे, मगर ओतेलो किंग नहीं है, ओतेलो जनरल है। तो मुझे लगा कि राधा क्यों इतनी बोल रही है। मैंने बोला राधा ऐसे कोई बोलता है क्या? बोले नहीं जीजी वो सच है, ओतेलो जनरल ही है, किंग थोड़ी ना। वो गलत किए तो मैं गलत ही बोलूँगी ना। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो बोले ठीक है मैं सुधार लूँगा, मैं ओतेलो जनरल बन जाऊँगा अगर तुम मेरी डेस्टिमोना बनोगी तो। ऐसे बोल के उन्होंने मेरे गाल पे एक धीरे से हाथ चला दिया, इसीलिए मेरे गाल पे पेंट लग गया। पार्वती जो बहुत गुस्से में थी, ये सब सुन के उसको पता नहीं कि क्या करूं, एकदम शांत हो गई। उसको अब समझ में आ गया था कि मेरी बहन एक्चुअली गलत नहीं थी और पूरी गलती उसके बेटे की ही थी। पार्वती ने बोला ठीक है चलो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है पार्वती जी, मैं अपनी बहन को अपने पास ही रखूंगी, लाऊंगी नहीं, मैं घर पे ही रखूंगी उसको। ये बोल के हम लोग रिक्शा करके अपने घर चले गए। मैं सोचने लग गई कि ये पार्वती सिंह ही थी जिसने 10 साल पहले मुझे बहुत सारे क्लाइंट से मिलवाया, मेरे बिजनेस को नए आयाम दिए। ये पार्वती है जिसकी बदौलत आज मेरी अपॉइंटमेंट बुक्स भरी पड़ी हैं। लोग बहुत डिमांड करते हैं मेरे पास फुर्सत नहीं है, उतना काम है। मगर पार्वती सिंह जो रूठ गई या उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा मेरे बिजनेस पे।
उसकी सारी सहेलियां हैं, उनकी सहेलियां हैं, सहेलियों की सहेलियों की सहेलियां हैं, जो सब एक दूसरे को जानती हैं, एक ही सोसाइटी में मूव इन करती हैं सब लोग। तो वो उनका बिजनेस सब ठप हो जाएगा और सब लोग यही सोचेंगे कि अच्छा ये लड़की अपनी बहन से उनके लड़कों को फांसती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मगर मेरा पूरा बिजनेस रुक जाएगा। फिर मेरा घर जो आधा बना है, अभी बनना बाकी है, वो आधा अधूरा ही रह जाएगा। मेरी तो छोड़ो, मेरी राधा जो अपने आप को बदकिस्मत समझती है, क्योंकि ऐसा ही उसे कहा गया है छोटी सी उम्र से ही, तो उसको तो और भी ठेस पहुंचेगी और वो सोचेगी ये सब उसी के कारण हुआ है। ये सब सोच के मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर वापस जुड़ेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों। तो उसके बाद हम घर गए, फिर सब कुछ रखा और मैंने राधा को बिठाया अपने पास और बोला कि देखो राधा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लोग समझ नहीं पाते, तुम उतनी सिंपल हो, सिटी में थोड़ा अलग व्यवहार करना पड़ता है। तो मैंने राधा को ये सब समझाया, मगर उससे बोला कि देखो हम कल पैलेस जा रहे हैं, महल जा रहे हैं महारानी से मिलने, मैं और मालिक जाएंगे, मगर तुम नहीं आ पाओगे। तो राधा ने बहुत प्रोटेस्ट किया। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो आना है, मैं तो आऊंगी। मगर मैंने फिर जैसे तैसे करके समझा बुझा के सुला दिया और नेक्स्ट दिन मालिक और मैं पैलेस जाने वाले थे, तो उसकी तैयारी में मैं जुट गई। अगले सुबह मैं, मालिक और राधा एक टोंका में सवार होके घर से निकल गए। मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे लगा कि मैं एकदम अच्छी तरह से आराम करके बिल्कुल फ्रेश होके महारानी से मिलने जाऊंगी, मगर काम ही इतना था कि बराबर मैं सो भी नहीं पाई। पल पल में मुझे एक आइटम या दूसरा याद आने लगा। लौंग का तेल, चमेली का पेस्ट, नींबू का रस, मेहंदी का पाउडर, जेरेनियम का तेल, गुलाब का एसेंस और न जाने क्या क्या। तो बस जैसे जैसे चीज़ें याद आती गई, मैं उनको अपनी बैग में रखती गई और सो नहीं पाई। तो जैसे हम तांगे में जा रहे थे, मैंने देखा कि एक औरत के कंधे पे हाथ रखे एक आदमी उसको कहीं ले जा रहा है। मैंने आगरा में इतनी प्रोस्टिट्यूट्स देखी, तो कोई प्रोस्टिट्यूट को पहचानने से मेरी नज़र कभी चूकती नहीं, और मैंने पहचान लिया कि वो एक बहुत गरीब प्रोस्टिट्यूट थी। मगर मुझे ताजुब उस बात का नहीं था। ताजुब और आश्चर्य और शौक इस बात का था कि जो आदमी उस
महिला के कंधे पे हाथ रख के उसको कहीं ले जा रहा है, वो हरि था। जी, मेरा पति हरि ही था। मुझे लगा कि क्या ये अब नया धंधा कर रहा है हरि? क्या ये प्रोस्टिट्यूट्स का एजेंट बन के अपनी रोजी रोटी पाल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है? ये समझ के मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने तुरंत अपना मुंह मोड़ लिया और बस मन ही मन में यही सोचती रही कि कहीं राधा उसे देख न ले। बस जैसे तैसे करके हम उसे पार करके महल की ओर निकल पड़े। और जैसे हम वहां पे पहुंचे, मैं और मालिक उतर गए और मैंने तांगे वाले से राधा को कांता के घर छोड़ने का कह दिया। हम दोनों अंदर गए। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनको हमने बोला कि हमें महारानी से मिलना है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर नीचे देखा और पूछा कि काम क्या है। तो हमने अपना काम बताया और फिर हमने कहा कि हमें बड़ी रानी यानी रानी महारानी इंदिरा से मिलना है। तो बस थोड़ी देर के बाद एक और अटेंडर आया और उसने हमें अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही हम अंदर गए, ऐसा लगा कि हम और ही किसी दुनिया में आ गए थे। ये बड़े बड़े चित्र, बहुत ही सुंदर कलाकृतियां, बहुत ही मखमली सोफे, बहुत ही चमकीले, बहुत सारी वस्तु वहाँ पे, जैसे कि तलवारें और भी जो भी युद्ध में या शिकार में काम आता है वो सारा सामान, और राजपूत की हिस्ट्री लिखे हुए बहुत सारे पेंटिंग्स, वो सब वहाँ पे डेकोरेट किए हुए थे। और मालिक तो बस, उसकी आंखें तो इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे भटक रही थी। वो सारी चीज़ों को अपने मन में कैद कर लेना चाहता था, क्योंकि जैसा मैं फील कर रही थी, मुझे लगा कि काश राधा यहाँ होती तो उसे कितना अच्छा लगता। मगर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी। मुझे डर था कि राधा कहीं ऐसा वैसा कुछ कह न दे, कुछ कर न दे, जिससे मेरे व्यापार को और मेरे चांसेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो बस इसी कारण से मैंने राधा को दूर रखा। और मालिक भी ये बात समझता था कि राधा भी अगर ये यहाँ होती तो वो बहुत एंजॉय करती। तो वो बस इसी कोशिश में था कि जितनी हो सके उतनी चीज़ें अपने मन में कैद करके राधा को वो बाद में बताए। थोड़ी देर में हम महारानी के कमरे के बाहर वाले रूम में बैठे थे और कुछ ही क्षणों में मैं अंदर चली गई। मालिक मेरा बाहर वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे मैंने रानी को प्रणाम वगैरह किया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मगर अब तक मुझे महारानी ने बराबर देखा तक नहीं था। वो तो अपने ताश के पत्तों को ऊपर नीचे ऐसे जमा रही थी, ना जाने खुद ब खुद कुछ गेम खेल रही थी। और अचानक उन्होंने सर उठाया और बोला, अच्छा तो तुम हो लक्ष्मी? अच्छा तो मिलिए लक्ष्मी जी मेरे प्यारे माधव सिंह से। तो मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था महारानी के पास, मगर अचानक वहाँ रखे पिंजरे से एक मिट्ठू निकल के बोंजोर, वेलकम, नमस्ते ऐसे बोलने लगा। मुझे बहुत हंसी आई। बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा सा बोल रहा था वो। तो मैंने बोला, आपने माधव सिंह नाम अपने गुजरे हुए पति की याद में, यानी कि महाराजा की याद में रखा है शायद? तो महारानी जी बोली, हाँ वो सही है, मगर बात यह है कि मेरा मिट्ठू माधव सिंह और मेरे पति एक दूसरे से कभी मिले नहीं, क्योंकि मेरे पति को गुजरे हुए 33 साल हो चुके हैं और माधव सिंह तो अभी सिर्फ 15 साल का ही है। तो हम लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक मैंने मुड़ के देखा कि मालिक दरवाजे के पीछे से थोड़ा सा दरवाजा खोल के अंदर झांक रहा है। मैं तो बस डर गई। मुझे लगा कि ये क्या हो गया।
अगर महारानी को गुस्सा आ गया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने मालिक से कह रखा था कि वो बाहर ही मेरा इंतजार करेगा और जो कुछ महारानी से बात करना है मैं करके आऊंगी। मगर ये ऐसा क्यों कर रहा था मुझे पता नहीं। महारानी ने भी मालिक को देख लिया झांकते हुए और उन्होंने एक उंगली को मोड़ के उसे अंदर बुलाया इशारे से। तो मालिक आ गया और फिर वो इधर उधर देखने लगा। तब मुझे समझ में आया कि वो इतना उत्सुक क्यों था अंदर आने के लिए। उसे भी माधव सिंह की आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा और वो जानना चाहता था कि ये कहां से आवाज आ रही है। तो महारानी को पता चल गया कि मालिक का इंटरेस्ट किस चीज में है। तो उन्होंने बोला, हाँ तो तुम माधव सिंह से मिलना चाहोगे बच्चे? माधव सिंह, मिलिए हमारे नए मेहमान से। बोनजोर, वेलकम, नमस्ते। तुरंत माधव सिंह उड़ के महारानी के कंधे पे आके बैठ गया। फिर महारानी ने अपने एक सर्वेंट को बुलाया और बोला कि इस बच्चे को अच्छा सा कुछ खाना खिलाओ, और उनसे पूछा मालिक से कि मालिक तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो उसने बोला कि मुझे रबड़ी बहुत पसंद है। तो बोला ठीक है, इस बच्चे के लिए रबड़ी बनाइए और इसे अच्छी तरह से खिलाइए। मुझे पता था कि रबड़ी बनाना कितना मुश्किल है, कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है दूध को उबाल के उसे गाढ़ा बनाने में। तो मैंने बोला, महारानी हम आपका काम करने यहाँ पे आए हैं, आप हमारा काम मत कीजिए, इसे बनाने में तो 2 घंटे लगेंगे। तो महारानी ने बोला, इसीलिए ही तो मैं बोल रही हूँ 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि काम है तुम्हारा, जब तक तुम काम करोगी ये अपना काम करेगा। और महारानी ने मालिक को उस सर्वेंट के साथ भेज दिया और माधव सिंह को भी उसके साथ। तो फिर महारानी मुझसे बात करने लगी। तो उन्होंने बोला कि अरे लक्ष्मी, पार्वती जो है उसके पिता और मेरी माता कजिन्स थे, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, मगर तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ तो समीर कर रहा था, और समीर की बात तो हम ठुकरा ही नहीं सकते। तुम्हें पता है समीर गिफ्ट देने में एकदम एक्सपर्ट है, उसे पता होता है किसको क्या गिफ्ट देना है। मैंने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जानती। तो बोले, ऐसे कैसे नहीं जानती? उसने तो कहा तुम ही उसकी सप्लायर हो। मेरा तो कलेजा मुंह में आ गया। मुझे लगा कि क्या समीर ने वो कॉन्ट्रासेप्टिव चाय के बारे में तो नहीं बता दिया कहीं रानी को। मगर अगले ही क्षण मेरी सारी मुश्किलें दूर हो गई। महारानी ने कहा, देखो मेरे बाल कैसे हैं। बहुत घने बाल थे उनके और बहुत सुंदर भी। मैंने बोला, महारानी जी बहुत अच्छे हैं आपके बाल। तो बोले, बस ये सब तुम्हारे चमेली और नारियल के तेल का ही तो कमाल है। तब मुझे समझ में आया, क्योंकि समीर मुझसे हर महीने 2-3 बोतल चमेली और नारियल का तेल लिया करता था। मुझे लगा कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लेता है। अब समझ में आया। मुझे लगा बचा लिया भगवान, शुक्रिया तेरा। तो फिर मैंने पूछा, महारानी अगर आप बुरा न माने तो छोटी महारानी जी यानी लतिका महारानी को क्या तकलीफ है, क्या मैं जान सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि देखो, मेरा पति ना माधव सिंह बहुत कंजूस था। उसने अपनी जो रखेल थी उन सबको मिला के कुल 60-65 बच्चे दिए। हाँ, तो ये तो इलिजिटिमेट औलादे हैं, इनका क्या कोई हक तो बनता नहीं है, तो बस 60-65 पैदा कर दिए। मगर उसने 5 शादियां की मेरे सहित, मगर हम 5 बीवियों को एक भी बच्चा नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराजा आपकी औलाद से आपको खतरा है, तो वो आपकी गद्दी छीन सकते हैं। तो बस किसी कजिन के बेटे को लाके अपना वारिस घोषित कर दिया उसने, और फिर चल बसे।
तो बस अब देखो, ये महाराजा है वो मेरे सौतेले बेटे हैं, और ये जो महारानी है लतिका, इसकी वाइफ, वो भी मेरी खुद की बहू नहीं है। मगर हाँ, माधव सिंह की पत्नी होने के नाते इन सब की रखवाली और रक्षा करना मेरा फर्ज है। और अपने महाराजा जिनकी वाइफ लतिका उनकी थर्ड पत्नी है, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उनके ज्योतिष ने भी उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गद्दी छीन सकता है। तो बस महारानी लतिका को जब ये बेटा हुआ, थोड़े दिन के बाद एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बता दिया राजा को, तो राजा ने लतिका को बिना बताए उसके बेटे को इंग्लैंड भेज दिया, और वो बेटा सिर्फ 8 साल का है। तो जब से वो बच्चा गया है, लतिका न खाती है न पीती है, बस एक जिंदा लाश की तरह सो रही है, मतलब लेटी हुई है। अब हमें लतिका का पुराना वो एक्टिवनेस या फ्रेशनेस, चुस्ती फुर्ती, वो सब वापस लानी होगी। एक महारानी की तरह सारे पब्लिक इवेंट्स में उन्हें पार्टिसिपेट करना होगा, और राजा के लिए एक फिट वाइफ की तरह सारे फर्ज भी निभाने होंगे। अब क्या करें, लोग समझते हैं कि महारानियों को तो बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, उनके पास बहुत पावर हैं, मगर देखो लक्ष्मी, मर्दों के सामने हमारी भी कुछ नहीं चलती। अब बेचारी अपना खुद का बच्चा खोने के बावजूद भी उसको फिर से एक महारानी की हैसियत से सारे समारोह में हिस्सा लेना पड़ेगा, पहले जैसे चुस्ती और फुर्ती दिखानी होगी। तो बस तुम्हें महारानी लतिका का मनोबल बढ़ाना है, साइकोलॉजिकली उन्हें फ्रेश करना है, उन्हें वापस पहले जैसा करना है। और समीर और पार्वती की माने तो तुम्हारे पास तो कोई चमत्कार है और तुम ऐसा कर सकती हो। तो बोलो लक्ष्मी, क्या तुम सचमुच में चमत्कार कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास कुछ चमत्कारिक शक्ति है? जी रानी साहिबा, वो तो मैं नहीं जानती, मगर मेरे क्लाइंट सब ऐसा बोलते हैं। तो चलो ठीक है। बस इतना कह के महारानी ने एक सर्वेंट को बुलाया और कहा, सुनो, लक्ष्मी जी को महारानी के रूम में लेके जाओ। तो मैं भी अपना कैरियर, टिफिन कैरियर, अपने थैले सब उठा के उस सर्वेंट के पीछे पीछे चली, जहाँ पे महारानी लतिका का बेडरूम था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, और मुझे ये भी यकीन है कि आपको ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। इसके बाद क्या हुआ? क्या लतिका का ट्रीटमेंट शुरू किया लक्ष्मी ने? क्या उसे लतिका का फ़ायदा हुआ? और लक्ष्मी की ज़िंदगी में इससे क्या प्रभाव पड़ा? कुछ अच्छा हुआ या कुछ उल्टा सीधा हुआ? और बाकी लोगों की ज़िंदगी में, जैसे कि राधा है, कांता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो और थोड़ा मेन सेंटर स्टेज लेना शुरू करेंगे, उनकी लाइफ्स में क्या क्या होता है, वो सब हम आगे वाले एपिसोड्स में सुनेंगे। तो आप सुनते रहिए, अपने फीडबैक्स भेजते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9840478204 और ईमेल आईडी है vikas.manot@yahoo.com। So, until we meet the next week, keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye-bye and take care.